नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम जीके जीएस सीरीज के अंतर्गत 41वें दिन पुनः 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और उनके डिटेल्स को भी जानने वाले हैं। इसमें कुछ ऐसे ही प्रश्न लिए जाते हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखकर चयन किया गया होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नों का चयन अच्छा लगेगा। इससे पहले कि हम अपनी इस वीडियो को शुरू करें, आपको हम बता दें कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन पर और हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता यानी आविष्कारक कौन था? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था। ऑप्शन ए डुप्ले, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सहायक संधि का जो जन्मदाता था या आविष्कारक था वो फ्रांस का गवर्नर जनरल डुप्ले था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम जान लेते हैं। सहायक संधि का विचार सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले ने दिया था। हालांकि इस विचार को व्यवहार में लाने वाला पहला व्यक्ति लॉर्ड वेलेस्ली था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सहायक संधि का जो जन्मदाता था वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और इसको भारत में व्यापक तौर से इस्तेमाल किया था ब्रिटिश शासन के विस्तार के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? ऑप्शन ए डुप्ले, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी क्लाइव। तो इस सवाल का जवाब हम पहले ही प्रश्न के उत्तर में देख चुके हैं कि सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा हम सहायक संधि के बारे में जान लेते हैं। सहायक संधि के तहत भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना की रक्षा के लिए भुगतान करना होता था। अगर कोई शासक भुगतान करने में असमर्थ होता था तो अंग्रेज उसका राज्य हड़प लेते थे। इस तरह सहायक संधियों ने ब्रिटिशों को भारत में अपना साम्राज्य बढ़ाने में मदद की। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है, कलहनकृत राज तरंगिनी में कुल कितने तरंग हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 11। कलहन ने एक पुस्तक लिखी थी राज तरंगिनी, और राज तरंगिनी में कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है और इस पुस्तक से कश्मीर के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इस राज तरंगिनी में कुल कितने तरंग यानी कुल कितने अध्याय थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राज तरंगिनी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। यह कश्मीर के विभिन्न राजाओं के शासन काल की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है। राज तरंगिनी को 8 भागों में विभाजित किया गया है जिन्हें तरंग कहा जाता है। प्रत्येक तरंग में कश्मीर के इतिहास के एक विशिष्ट कालखंड का वर्णन किया गया है। अब इसका महत्व क्या है? यह ग्रंथ कश्मीर के इतिहास को समझने के लिए एक प्रमुख स्रोत है। इसमें कश्मीर की भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, धर्म, राजनीति आदि के बारे में विस्तृत जानकारी मिलता है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ऑप्शन ए है राजा राज प्रथम, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी है राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन डी है विक्रम चोल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजेंद्र चोल प्रथम को दक्षिण भारत के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता था। इन्होंने अपने पिता राजा राज प्रथम की आक्रामक विजय और विस्तार की नीति को जारी रखा और श्रीलंका सहित कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। श्रीलंका पर विजय। राजेंद्र चोल प्रथम ने श्रीलंका पर पूर्ण विजय प्राप्त की और उसे चोल साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया। दक्षिण पूर्व एशियाई अभियान। इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के कई क्षेत्रों पर भी आक्रमण किए और चोल साम्राज्य का विस्तार किया। अब इनके नौसैनिक शक्ति के बारे में जान लेते हैं कि राजेंद्र चोल प्रथम के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, जिसके मदद से इन्होंने समुद्र मार्ग से भी विजय प्राप्त की। मंदिरों का निर्माण भी इन्होंने कराया। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर एक उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। लैन किसका लघु रूप है? ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी लार्ज एरिया नोड्स, ऑप्शन डी लोकल एरिया नोड्स। LAN लैन जो है लघु रूप है लोकल एरिया नेटवर्क के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा लैन के बारे में जान लेते हैं। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जो एक छोटे से क्षेत्र जैसे कि एक घर, ऑफिस, स्कूल या कॉलेज में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। लैन का उपयोग डेटा, फाइलें और संसाधनों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में साझा करने के लिए किया जाता है। लैन के प्रमुख उपयोग को देख लेते हैं। लैन के माध्यम से आप अपने फाइलें, दस्तावेज और अन्य डेटा को आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं। आप एक ही प्रिंटर को कई कंप्यूटर से शेयर कर सकते हैं लैन की मदद से। एक ही इंटरनेट कनेक्शन को कई कंप्यूटरों में शेयर कर सकते हैं। और लैन का उपयोग ऑनलाइन गेम खेलने के लिए भी किया जाता है। तो ये लैन के बारे में कुछ बातें थी। प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? अगर कोई कंप्यूटर पहले से ऑन है और उसको दोबारा से रीस्टार्ट किया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है लॉगिंग ऑफ, ऑप्शन बी है कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन सी है शट डाउन, ऑप्शन डी है वार्म बूटिंग। तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को कहा जाता है ऑप्शन डी वार्म बूटिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा जान लेते हैं। वार्म बूटिंग का मतलब है कंप्यूटर को बंद किए बिना उसे फिर से शुरू करना। यह उस स्थिति में किया जाता है जब कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा हो या जब आपको किसी नए सॉफ्टवेयर या ड्राइवर को इंस्टॉल करना हो। वार्म बूटिंग के दौरान कंप्यूटर सभी चल रहे प्रोग्रामों को बंद कर देता है, मेमोरी को साफ करता है और फिर से बूट होता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि जब आप अपने कंप्यूटर पर कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको अक्सर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कहा जाता है। यह एक वार्म बूटिंग का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है,
कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन ए करेंसी नोट जारी करना, ऑप्शन बी मुद्रा योजना बनाना, ऑप्शन सी भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण करना, ऑप्शन डी निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं कौन है? ये कार्य आरबीआई का है, ये भी है और ये भी है। जो कार्य नहीं है वो ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। यह देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है और देश की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। आरबीआई के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। पहला कार्य आपको है मुद्रा जारी करना। आरबीआई देश में चलने वाले सभी नोटों और सिक्कों को जारी करता है। दूसरा है मुद्रास्फीति नियंत्रण। आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों और अन्य मौद्रिक उपकरणों का उपयोग करता है। बैंक का नियमन। आरबीआई देश के सभी बैंकों पर नियमन करता है और सुनिश्चित करता है कि वे सुरक्षित और सही तरीके से काम करें। यह ध्वनि गलत टाइप हो गया है। अगला है विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन। आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन भी करता है। तो ये थे आरबीआई के कुछ काम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो आरबीआई का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन सी मुंबई में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय शुरू में कोलकाता था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। पहले जब इसका स्थापना हुआ था उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 9। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी ग्रीस। तो आर्किमिडीज संबंधित थे डी, ऑप्शन डी यानी ग्रीस से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ा आर्किमिडीज के बारे में जान लेते हैं। आर्किमिडीज एक महान यूनानी गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, अभियंता और आविष्कारक थे। वे प्राचीन ग्रीस के सिसिली द्वीप पर स्थित शहर सिरैक्यूज में रहते थे। आर्किमिडीज को आज भी उनके कई आविष्कारों और सिद्धांतों के लिए याद किया जाता है। जैसे कि कुछ उनके सिद्धांत और आविष्कार देख लेते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, यह सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसी बल को हम लोग उत्प्लावन बल के नाम से भी जानते हैं। अगला उनका कार्य था लीवर। आर्किमिडीज ने लीवर के सिद्धांत को समझाया और इसका उपयोग कई मशीनों में किया गया। पेंच पंप, पेंच पंप के बारे में, आर्किमिडीज ने पानी को ऊपर उठाने के लिए पेंच पंप का आविष्कार किया था। आर्किमिडीज के कार्य ने विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी कम होगा, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा, ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो इसका सही जवाब है
उतना ही रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो वह अपने बराबर भार का द्रव विस्थापित करती है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ का एक हिस्सा पानी के ऊपर तैरता रहता है और बाकी हिस्सा पानी में डूबा रहता है। जब बर्फ पिघलती है तो वह उतना ही पानी बनाती है जितना पानी उसने पिघलने से पहले विस्थापित किया था। इसलिए पानी का स्तर, बर्फ के पिघलने से पानी का स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है। तो आप समझ गए होंगे कि बर्फ का अगर टुकड़ा कोई पिघलता है तो इससे पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, वो उतना ही रहता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑप्शन डी हाइड्रेटेड एल्यूमिना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हाइड्रेटेड एल्यूमिना। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बॉक्साइट एक अयस्क है जिससे एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। इसका रासायनिक सूत्र निश्चित नहीं होता क्योंकि यह विभिन्न खनिजों का मिश्रण होता है, जिनमें मुख्य रूप से हाइड्रेटेड एल्यूमिना होता है। अब बॉक्साइट के बारे में थोड़ा और सा जान लेते हैं कि संरचना क्या है। बॉक्साइट में एल्यूमिना Al2O3 के साथ पानी H2O के अणु होते हैं। यही कारण है कि इसे हाइड्रेटेड एल्यूमिना भी कहा जाता है। इसमें अन्य खनिज भी पाए जाते हैं। बॉक्साइट में गोइथाइट, हेमाटाइट और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे अन्य खनिज भी पाए जाते हैं। अब बॉक्साइट का उपयोग देखते हैं कि बॉक्साइट का उपयोग मुख्य रूप से एल्यूमिनियम धातु बनाने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम का उपयोग विभिन्न उद्योगों में जैसे कि निर्माण, परिवहन और पैकेजिंग में किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है, क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaO होता है। यह एक सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है जो पानी के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना बनाता है। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी है प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, और ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेशन 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवादी। इसका अर्थ है कि भारत एक ऐसा देश होगा जहां सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरा है
धर्मनिरपेक्ष। इसका अर्थ यह है कि भारत किसी भी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देगा और सभी धर्मों को समान अधिकार होंगे। तीसरा जो शब्द जोड़ा गया था अखंडता, इसका अर्थ है कि भारत एक अखंड राष्ट्र होगा और इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखा जाएगा। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। अब प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न है, दिमाग की किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? ऑप्शन है प्रमस्तिष्क गोलार्ध में, ऑप्शन बी सेरेबलम में, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस में और ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लंगाटा में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिमाग का वह हिस्सा जो भूख लगने और भोजन से तृप्ति महसूस कराने के लिए जिम्मेदार होता है उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है जिनमें भूख और प्यास भी शामिल है। हार्मोन का उत्पादन या विभिन्न हार्मोनों का उत्पादन करता है जो भूख और तृप्ति की भावना को प्रभावित करते हैं। अगला है शरीर का तापमान नींद और भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, नींद के चक्र और भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। अब आज का 15वां और अंतिम प्रश्न, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है? कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही जवाब है 7 सिस्टर का भाग नहीं है, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। 7 बहनें भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 राज्यों को सामूहिक रूप से 7 बहनें कहा जाता है। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। तो ये 7 जो राज्य है वो आपस में 7 बहनें कहलाते हैं और पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है। तो उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इस प्रकार अब आप बताएंगे कि हमारे 15 प्रश्नों का चयन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के जानकारी भरे अगले भाग में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।